नमस्कार फ्रेंड्स। सभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा फंड मिल जाए जिसमें रिटर्न्स तो अच्छे हों लेकिन रिस्क ज़्यादा ना हो। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड की और जानेंगे कि क्या यह फंड इस पैरामीटर पर खरा उतरता है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस फंड के परफॉर्मेंस की, इसमें रिस्क क्या है, इसके साथ साथ इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और क्या यह आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट करता है कि नहीं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, यही इस वीडियो का विषय रहने वाला है। देखिए, इस फंड को लॉन्च हुए अभी 5 इयर्स हुए हैं, तो 5 इयर्स से अधिक की परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 इयर्स एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट के लिए और किसी भी स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए एक कह सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिल जाए देखने के लिए, जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो जाए, दैट मे बी 7 ईयर 10 ईयर्स, तो और अच्छा है। लेकिन 5 इयर्स में भी आप समझ सकते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है आगे। तो जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, तो यह जितना भी इसका डाटा अवेलेबल है, जितने समय के लिए यह फंड रहा है मार्केट में, इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। यह अपनी कैटेगरी में नंबर 1 या 2 पर बना रहा है। वहीं बात करें कि मार्केट की गिरावट में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो यह मार्केट की गिरावट में मार्केट से ज्यादा तो नहीं गिरा है। स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एवरेज गिरावट है उतने ही यह फंड की गिरावट भी है, अराउंड 15% ये गिरा हुआ है। जबकि कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो 20% या उससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं इस समय। तो कुल मिलाकर यह गिरावट में कैसा परफॉर्म करता है, तो यह कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही परफॉर्म करता है, ना कैटेगरी के एवरेज से ऊपर और ना कैटेगरी एवरेज से नीचे। तो कुल मिलाकर इस स्थिति को एक्सेप्टेबल कहा जा सकता है। मीन की कैटेगरी से ज्यादा गिरावट नहीं होती इसमें। जब ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में गिरावट हो 15% और यह फंड गिर जाए 20% 25%, तो इस मामले में यह फंड ठीक ठाक है। तो इस पैरामीटर पर कि यह गिरावट में, डाउन टर्न में, जब मार्केट करेक्शन हो रहे होते हैं उस समय कैसा परफॉर्म करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी कही जा सकती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। लेकिन यदि वहीं पर बात करें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर परफॉर्मेंस की, तो यह आउटस्टैंडिंग रही है। इसने कैटेगरी एवरेज को एक बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि देखिए, जब 1 ईयर टाइम फ्रेम में कैटेगरी ने इस समय, क्योंकि गिरावट आ चुकी है, सिर्फ बचा है रिटर्न 1 ईयर में 4%, जबकि यह फंड अभी भी 14% पर है। यानी कि पिछले 1 साल में इतनी गिरावट के बावजूद, इतनी गिरावट को 15% जो डिक्लाइन आ गई इसकी एनएवी में, उसको भी अकाउंट फॉर करने के बावजूद अभी भी 14% रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न घट के 4% पर पहुंच चुका है। वहीं 2 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिए हैं 40% के, और वहीं 3 इयर्स में 26% और 5 इयर्स में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न 34% का इसने बना के दिया। 34% का रिटर्न 5 इयर्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। जबकि इसके अगेंस्ट कैटेगरी ने सिर्फ जनरेट करके रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को 19%। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि एक बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है एक कैटेगरी के दूसरे फंड्स को। अब वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे प्रीडोमिनेंटली कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि इस फंड में कितना रिस्क है। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात है, तो यह फंड फॉलो करता है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कम रिस्की होती है, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है या मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है उसके अगेंस्ट। तो यह फंड बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। यह जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, क्योंकि जो फंड बाय एंड होल्ड यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी कम होता है, जबकि जो फंड मोमेंटम या ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी अधिक होता है। तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है मात्र 62%, जबकि कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 124%। तो आप देखिए कि कैटेगरी की तुलना में लगभग 50% ही है इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो यह बताता है कि कैटेगरी के दूसरे स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में यह फंड कम रोटेट करता है, कम चर्निंग करता है अपने पोर्टफोलियो में। एक बार यह बाई करता है स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को, वैल्यू स्टॉक्स को, जिनमें वैल्यू ये देखता है, और फिर उनको होल्ड करता है लंबे समय तक, जिससे कि जब उन शेयर्स के प्राइस में एप्रिसिएशन हो तो उसका बेनिफिट इसकी एनएवी को मिले और इसके इन्वेस्टर्स को मिले।
दूसरा जो पैरामीटर जिससे हम जान सकते हैं कि यह फंड कितना रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है या फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वह हमें पता चलता है कि किसी फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो क्या है। तो इस फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो बहुत ही मॉडरेट है, जो कि है अराउंड 18 to 19% के आसपास। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो इस फंड को एक आउटस्टैंडिंग फंड बनाती है, एक बहुत ही डिफरेंट फंड बनाती है अपनी कैटेगरी के दूसरे स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में, वह है कि इस फंड का पोर्टफोलियो अत्यधिक डाइवर्सिफाइड है। यह फंड अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता है 180 शेयर्स। नाउ 180 शेयर्स एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है, चाहे वो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन हो या फिर वो अलग अलग कंपनियों में आपके इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो। इससे हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन इस फंड को मिल जाता है, क्योंकि जब आप 180 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर है कि वो एक ही सेक्टर से तो होंगे नहीं या बहुत कम सेक्टर से तो होंगे नहीं, इकोनॉमी का लगभग हर सेक्टर कवर हो जाना चाहिए 180 शेयर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से यह फंड बेहद डाइवर्सिफाइड फंड है और ये डाइवर्सिफिकेशन इसने अचीव किया है 180 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके, जबकि कैटेगरी एवरेज इज ओनली 85। तो 85 के अगेंस्ट 185 शेयर्स में जब जो स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पोर्टफोलियो कितना अधिक डाइवर्सिफाइड है। और आप यह भी जानते ही हैं कि पोर्टफोलियो जितना अधिक डाइवर्सिफाइड होगा, कोई भी फंड जितना अधिक डाइवर्सिफिकेशन करेगा, तो उसमें रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। क्योंकि 2, 4, 10 स्टॉक भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं या उनके साथ कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तब भी यदि उनमें कोई शार्पफॉल हो भी जाता है, तब भी जब आपका इन्वेस्टमेंट स्प्रेड है 185 शेयर्स में, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ओवरऑल एनएवी में बहुत ज्यादा हिट नहीं आता है। एनएवी में हिट आपकी तभी आता है जबकि मार्केट में सेंटिमेंट ही खराब हो, जैसे कि अभी चल रहा है, जब ओवरऑल मार्केट ही क्रैश हो रहा हो, पूरा स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी पूरी तरह क्रैश हो रही हो और लार्ज कैप में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पूरा मार्केट में ही गिरावट है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी फंड इस गिरावट से बच नहीं सकता है, उसकी एनएवी भी हिट होगी ही, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो जैसा कि प्रारंभ में डिस्कस किया था कि इस फंड की एनएवी न ज्यादा हिट हुई है न कम हिट हुई है, जितना मार्केट में इसकी कैटेगरी में, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में जितना गिरावट है, उतना ही गिरावट इस फंड की एनएवी में। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, क्या हमको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। तो देखिए, डिसीजन तो आप ही को लेना है, लेकिन डिस्कशन हम इस वीडियो में कर सकते हैं। और डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि यह फंड ज़्यादा रिस्की नहीं है और बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो इसका डाइवर्सिफाइड होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है इन्वेस्टर को। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अच्छी बात है, कि जब भी कोई फंड ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है तो उसका जो रिटर्न होता है वो हर्ट हो जाता है, रिटर्न फिर उतने अच्छे नहीं मिलते। लेकिन इस पैरामीटर पर भी यह एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है कि जहां रिस्क इसका बहुत कम है डाइवर्सिफिकेशन के चलते, वहीं पर रिटर्न्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो यह बताता है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और स्टॉक पिकिंग इसका बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, क्योंकि इतना अच्छा स्टॉक पिकिंग होने के कारण ही, इतना अधिक डाइवर्सिफिकेशन करने के बावजूद यह फंड इतने अच्छे रिटर्न दे पा रहा है कि अपनी कैटेगरी में लगातार नंबर 1 या 2 पर यह फंड बना रहा है हर टाइम फ्रेम में, 1 ईयर टू 5 ईयर दूसरे सभी फंड्स को आउट परफॉर्म करते हुए यह कैटेगरी में सबसे अच्छा इसने परफॉर्मेंस करके दिया है, बारिंग द एक्सेप्शन ऑफ 1 ईयर, जो पिछले साल मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया बंधन स्मॉल कैप फंड से। लेकिन बाकी सभी टाइम फ्रेम में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सभी में इसका बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग और नंबर 1 परफॉर्मेंस है। दूसरा जो कारण है इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने का, वह यह कि यह फंड इस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है। यह फंड क्या, इस समय का जो मार्केट है, जो मार्केट की गिरावट है, वह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रही है इन्वेस्टर के लिए, जो कि वेट कर रहे थे कि उनको मार्केट में एक एंट्री का अच्छा मौका मिल जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो मार्केट में गिरावट है, लेकिन उससे पहले लगातार मार्केट में तेजी बनी हुई थी। इसके चलते बहुत से जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो इस बात का वेट करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब उनको वैल्यू नजर आएगी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में, और बहुत ज़्यादा जब हाई पे एनएवी चल रही हो, रोज ऑल टाइम हाई हिट हो रहा हो, तो उस समय वो अवॉइड करते हैं और वेट करते हैं कि जब मार्केट में रीजनेबल प्राइस पे
जब शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स के एनएवी में उनको वैल्यू नजर आती है तब वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो कि वेट कर रहे थे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का कि जब मार्केट में थोड़ी गिरावट आ जाए तो वो अपना पैसा डिप्लॉय करें, तो देखिए आपको एक बहुत अच्छा अवसर मार्केट दे रहा है और यह फंड भी दे रहा है, क्योंकि यह अपने एनएवी से 15% बिलो में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है। 15% तो पूरे एक साल का रिटर्न भी कभी कभी नहीं मिलता है, तो 15% नीचे से आपको इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिल रहा है। तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक अच्छा अवसर हो सकता है वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो वेट करते हैं इस बात का कि उनको एक ऐसा अवसर मिले जब वो फंड डिप्लॉय कर सके मार्केट में एक रीजनेबल प्राइस पे, जिससे कि उनको जब मार्केट में एप्रिसिएशन हो तो बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स मिल सके दूसरे उन इन्वेस्टर्स की तुलना में जो कि जब मार्केट में तेजी आई होती है तब तो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट में गिरावट होती है तो घबरा कर अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं या अपनी एसआईपी रोक देते हैं। यह वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।